ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है इंडिजिनियस फेथ डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आज हम चर्चा करेंगे इंडिजिनियस फेथ डे और इसे मनाने के महत्व के बारे में। इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इप्साप के प्रेसिडेंट इंजीनियर कातुंग वागे और इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इप्साप के वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर्स श्री बाई ताबा। सबसे पहले तो आप दोनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सर, जब हम इंडिजिनियस फेथ डे की बात करते हैं तो कि हम इंडिजिनियस फेथ डे क्यों मनाते हैं? इसको मनाने का महत्व इसलिए है कि हम भूल चुके हैं कि हमारा रीति रिवाज, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा फेथ क्या था। उसी दिन को फिर से याद दिलाने के लिए कि हमारा पूर्वजों ने हमारे लिए क्या करके गया है, क्या उसको हम अभी भी पालन कर पा रहे हैं कि नहीं है, कहीं खो तो नहीं गया है। उसी को फिर से याद दिलाने के लिए ये जो इंडिजिनस फेथ डे मनाता है। और दूसरी ये है कि वो जो हम लोग का जो तालुम रुकबोजी है, गोल्गी बोते तालुम रुकबोजी है, उनका जन्मदिन भी है। तो उसी जन्मदिन को मनाते हुए हम एक संदेश देना चाहता है जितना भी अपना फेथ बिलीवर्स को कि आपका पूर्वजों ने जो संस्कार, संस्कृति जितना भी आपको दिया है उसको आपको आगे तक ले जाना है। यही हमारा मनाने का यही कारण है। तो सर, जैसे अभी आपने बोला कि इसे क्यों मनाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो संस्कृति, रीति रिवाज है पहले से ही लोग मनाते आ रहे थे, लेकिन अब इसे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक पर्टिकुलर डे में मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि देखिए, आप देखे होंगे हमारा सालों सालों से कितना थाउजेंड इयर्स ये हमारा कोई भी इस अरुणाचल के जितना भी ट्राइबल्स है उसको तकलीफ नहीं हुआ अपना रीति रिवाज, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना फेथ को मनाने के लिए। लेकिन मॉडर्नाइजेशन आने का बाद आज हम भूल चुके हैं। और ये 100 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन 100 साल से पहले ही हम लड़खड़ा गया है। आज हमारा जितना भी बुजुर्ग है जो अभी 40-50 साल का है, वो उम्र वाला अभी इसको मालूम नहीं अपना रीति रिवाज के बारे में। और जो पुराना आदमी है जो 90 इयर्स का हो गया, 80 इयर्स हो गया, वो कितना जिंदा रहे। लेकिन ये जो अभी 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुआ है और हमारा 2047 में हमारा 100 साल होने जा रहा है। लेकिन ये जब हम मना रहा होगा 100 साल इंडियन इंडिपेंडेंस, तब तक हमारा काफी लैंग्वेज खो चुका होगा। इस ट्राइब का जो अरुणाचल में बस रहा है, बहुत सारा ट्राइबों का लैंग्वेज खो चुका होगा, एक्सटिंक्ट हो चुका होगा, रीति रिवाज सब भूल चुका होगा। कि मैं ही देख रहा हूँ, हम लोग का फर्स्ट जनरेशन जो अभी एजुकेशन में था और ये 50-60 इयर्स में जितना डैमेज हुआ है कल्चरली, ट्रेडिशन, वो रिकवर होना थोड़ा मुश्किल है। उसको हम लोग को दूसरा वे में हम लोग को करना पड़ेगा। इसलिए ये जो एक बहुत सारा हम लोग का अवेयरनेस काफी साल से चल रहा है, ये अवेयरनेस आज ही नहीं है, सभी साल से चल रहा है कि अपना कल्चर बचाना है, अपना ट्रेडिशन को बचाना है, अपना फेथ को बचाना है। लेकिन आज तक कोई तरीका नहीं बताया। तो तरीका अभी एक ही है, हम लोग जो अभी प्रयास किया है अपना दोन्यी पोलो कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, वो जो अभी 4 ट्राइब में अभी दोन्यी पोलो जो बिलीवर्स है उनका यहाँ में 4 स्कूल खुला है जो हमारा ट्रेडिशन, कल्चर और फेथ को जिंदा रखने के लिए छोटे छोटे बच्चों में हम लोग उसको शिक्षा दे रहे हैं। इसमें बीकेबी हम लोग का साथ में सहयोग कर रहे हैं और हम लोग धन्यवाद देना चाहता है बीकेबी को भी। उनकी जरिए हम मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं उसको, क्योंकि हमारा बच्चा कल को डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, साइंटिस्ट भी बने, साथ ही साथ वो अपना रूट्स का साथ जुड़ा रहे। यही हम लोग अभी एक तरीका ढूंढ के निकला है और चाहता है कि इसको एक पॉलिसी बनाए और गवर्नमेंट तक ये हर एक जितना भी ट्राइब है, ये जो है हम लोग का जो गुरुकुल सिस्टम जो अभी चल रहा है, इसको सभी ट्राइब को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सर, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपसे जानना चाहते हैं कि इंडिजिनियस फेथ को मानने वाले की जो पॉपुलेशन कितनी है? मैं तो मानता हूँ अभी भी हम लोग 80% है, क्योंकि देखिए बहुत आदमी लोग बोलता है कि बहुत सारा कन्वर्जन हो गया है। मैं जब इस बार जो हम लोग ने टूर किया है अरुणाचल का इंटीरियर, बहुत सारे इंटीरियर में गया हम लोग ने, का वालोंग गया, टूटिंग गया, गेलिंग गया, सिंगा गया, तक्षिन गया, बहुत सारा जगह में गया है। जितना भी हम लोग ने घूम के देखा है, हमारा जो ट्रेडिशनल बिलीवर्स है अभी भी इंटैक्ट है, डैमेज नहीं हुआ है। सिर्फ उसको यही है कि जो उसको प्रमोट करना है, उसको एक आश्वासन देना है कि मैं हूँ। तो इसलिए इप्साप है, इसलिए इप्साप का काम ही है उन लोग को आश्वासन देना कि आपका साथ में हूँ। अरुणाचल प्रदेश की ही बात करें, फॉरेन फेथ को मानने वाले की संख्या भी बहुत है ऐसा माना जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका अब देखिए, जो फॉरेन फेथ जो मानने वाले हैं
वो हमारा शहर के आसपास है। गांव में अधिकतर हमारा इंडिजिनियस जो पेट बिलीवर्स है वो इंटेक भरा हुआ है। अभी यहाँ के रहने वाला हमने देखा है, अभी जो आने वाला पीढ़ी युवा लोग जो अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन लोग वापस आके अपना माँ पिताजी को भी गाली देते हैं, क्योंकि वहां जाके मैं निशी हूँ, निशी का मेजर फेस्टिवल क्या है तो न्योकुम है, मैं गालो हूँ, गालो का मेजर फेस्टिवल क्या मोपिन है। फिर मोपिन का बारे में आप बताइए, न्योकुम का बारे में बताइए। जब कॉलेज में पूछने लगते हैं तो बच्चे लोग जो है जवाब नहीं दे पाते, इसलिए उन लोग जो है वो चीज को अभी समझ में आ गया हमारे बच्चे लोग, तो अभी सभी अपने इंडिजिनियस में जोड़ने लग गया है। अभी जो गया हुआ है उन लोग भी मन से नहीं गया उन लोग, लेकिन उन लोग भी मैं विश्वास करता हूँ कि उन लोग भी एक दिन अपना घर वापस ही आएंगे। तो कुछ ऐड करना चाहेंगे सर आप? हाँ, वो जो हम लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, कोई फॉरेन रिलीजन में चला गया, थोड़ा बहुत कन्वर्जन तो हुआ है, लेकिन जैसे हमारा वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर ने बताया, इतना नहीं हुआ जो जितना हम लोग सोच माने बोलते हैं कि इतना ज्यादा कन्वर्जन हो गया। और कन्वर्जन हुआ भी तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी समझाने के लिए कि भाई अपना पूर्वजों का जो इतना सालों से हमारे साथ जिस हिसाब से हमको ट्रेडिशन मेथड में हमको मेडिसिनल जो हमने यूज किया था उस समय में, आज हम भूल चुका है। तो वो जो है तरीका है, हमका प्रेयर सिस्टम है उस समय का, जो हम लोग का पूजा करता है, वो सबको अभी भी जिंदा रखना है, क्योंकि वही हम लोग का एक निशान होगा ट्राइब होने का। जिसी भी ट्राइब से आपसे बिलोंग करता है, निशी हो, गाला हो, आपता नहीं, जब तक अपना आप ये सिस्टम को आप नहीं निभाएंगे, सिर्फ आप कपड़ा पहनने से वो आप निशी नहीं होगा, गालो नहीं होगा, आप आपातानी नहीं होगा, ताकि नहीं होगा। जब हम यंग जनरेशन की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है कि अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को, एज ओल्ड हेरिटेज को भूलते जा रहे हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है? भाई सर आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, जो हमारे मैंने अभी भी बताया आपको, बहकाव में दूसरों के बहकाने से भटक गए थे, लेकिन अभी उसका महत्व, जो इम्पोर्टेंस है अपना कल्चर का, जो इम्पोर्टेंस है अपना कपड़ा का, रीति रिवाज का, वो समझने लग गया अभी। इसलिए अभी बतंगने वाला भी वापस आ रहा है, घर वापस ही आ रही है। तो मैं वही दोनों पोलों से यही प्रार्थना करता हूँ कि गलती तो होता ही है इंसान से, लेकिन फिर भी उन घर वापस ही आएंगे। जी, तो क्या ये मॉडर्नाइजेशन भी एक रीजन हो सकता है कि ये अपना ओल्ड एज हेरिटेज बोले, कल्चर बोले, ट्रेडिशन बोले, भूलते जा रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन देखिए, एक दौड़ आया था अरुणाचल में, और मैं बहुत जगह में बोल भी चुका हूँ। मॉडर्नाइजेशन ऐसा आया क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता था कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और बड़ा ऑफिसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो एक दौड़ आया था, बीकेबी आया, आरके मिशन आया, और हमारा जितना भी पेरेंट्स सोचता था कि मेरा बच्चा को भी पढ़ाना है, अच्छा स्कूल में रखना है, प्राइवेट स्कूल में रखना है। छोटे छोटे बच्चा को जो क्लास 1 में पढ़ रहा था, नर्सरी में पढ़ रहा था, उन लोग को भी हॉस्टल में रखना शुरू किया। लेकिन ये जो हमने जो प्रथा शुरू किया है बच्चों को स्कूल में रखना छोटी उम्र में, इससे हम अपने आप से डीलिंक हो गया पेरेंट्स का साथ में। ऑफिसर तो बना, आज जितना भी आप देख रहे हैं बहुत सारा ऑफिसर है, आईएएस, आईपीएस, हमारा आरके मिशन से पढ़ा हुआ बहुत बच्चा है जो आज बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर ओहदे पे है, और बीकेबी का भी बहुत सारा ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बड़ा पोस्ट में है। लेकिन शायद हम अपना रूट से थोड़ा डीलिंक हो गया। ऑफिसर तो बना, ये जो हम बैलेंस करना भूल गया, जो एक तो है अपना सोसाइटी का साथ जुड़े रहना, और साथ ही साथ आप एक अच्छा ऑफिसर बनना। एजुकेशन हासिल करने के लिए खैर उसमें हम लोग का उसमें प्रॉब्लम भी था, क्योंकि बहुत दूर दराज में हम लोग का गांव हुआ करता था, वहां से आना मुश्किल था। तो एक हॉस्टल में बच्चों को रखता था, और उसमें पढ़ाने के लिए रास्ता नहीं होने का वजह से बच्चों को हॉस्टल में रखना पड़ता था। तो जिसकी वजह से हमारा बच्चा आज जो ऑफिसर बन तो गया है, लेकिन अपना रीति रिवाज, अपना ट्रेडिशन, कस्टम से थोड़ा दूर रहा, और जिसके वजह से उन लोग भी आज महसूस कर रहे हैं शायद हम उसको साथ साथ एजुकेशन का साथ साथ अगर हम उसको शायद लिया होता तो आज ये हमको तकलीफ नहीं होता। बहुत सारा बच्चे हैं जो अच्छे ढंग से अपना डायलेक्ट नहीं बोल पाता है, ये प्रॉब्लम है हमारा। मॉडर्नाइजेशन का साथ आपका साथ साथ में आपका ट्रेडिशनल कल्चर को भी जिंदा रखना, यही एक तरीका है जो अभी हम लोग ने दोन्यू पोलो कल्चर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो अभी डीपीसीसीटी ने अभी युगुजागम यर को जो रांग में चला रहा है, माया में चला रहा है, और नीलुंग को जो पासिका ये आपका बोलेंग में है, आपका ये एमएमआर जो है आपका बासार में है, यही एक अभी हम लोग सिखाने, ताकि आप
बैलेंस हो, दोनों मिलकर चलना पड़ेगा। तो इसे पुनर्जीवित यानी रिवाइव करने की कितनी जरूरत है? देखिए, आज बहुत सारा ट्राइब्स अपना अस्तित्व खो चुका है और अरुणाचल में तो बहुत ऐसा ट्राइब है जो पॉपुलेशन 500, 600, 1000, 2000 ऐसा पॉपुलेशन वाला ट्राइब भी है, वेरी माइनर ट्राइब है। तो ऐसे ट्राइब को अगर आप बोलेगा कि आप अपना आप इसको जिंदा रखना है, मुझे लगता है कि असंभव है, क्योंकि जो 500 ट्राइब है, 1000 ट्राइब है, उसमें कितने आदमी जो इस लाइन में सोचता हो कि मेरा ट्राइब को जिंदा रखना है। सभी को अपना ट्राइब पसंद है, अपना डायलेक्ट पसंद है, लेकिन जिंदा रखेगा भी तो एक दो आदमी से तो होगा नहीं, क्योंकि एक अगर किताब छपना भी है तो बहुत पैसा चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करना भी होगा भी तो बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जब तक अगर वो चाहेगा कि हम अपना ये अभी सीख लिया, हम अल्फाबेट बना लिया, अभी किताब छापेंगे, एक आदमी से तो होगा नहीं। जहां में पॉपुलेशन 500 है, 1000 है, ऐसे जगह में आपको गवर्नमेंट का मदद चाहिए, गवर्नमेंट उसमें आना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी समाज, जो भी ट्राइब आज इस तकलीफ से गुजर रहा है कम पॉपुलेशन होने का वजह से, तो उनको गवर्नमेंट साथ देना है और उनका लैंग्वेज को, उनका डायलेक्ट को, उनका रीति रिवाज, उसका ट्रेडिशन को बचाने का काम करना है। गवर्नमेंट का यही कर्तव्य है। जैसे हमने अभी बात तो की कि जिस तरह से यंग जनरेशन हुआ या युवा हुए किस तरह से अपने रीति रिवाज को भूल रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से रिवाइव करनी चाहिए। तो इसी चीज को युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए ताकि जो इंडिजिनियस फेथ है बना रहे, इंटैक्ट बना रहे। इसीलिए देखिए, इसमें हम लोग का जो पेरेंट्स का है उनका भी काफी रोल होना चाहिए। अभी हम लोग देखता है बहुत सारा नामलो है, गांगिंग है, बच्चों को नहीं ले जाता है, बड़े बड़े जो यूथ लोग को नहीं आने देता है, और आना भी चाहिए उन लोग को, लेकिन पेरेंट्स लोग शायद या तो यूथ लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, उनमें फिर से आपको जान डालना पड़ेगा और ऐसे एक्टिविटी करना पड़ेगा ताकि वो इन्वॉल्व हो सके। तो इसलिए इस बार हम लोग ने जितना भी अपना यूथ है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, आज का इस जो इंडिजिनस फेथ डे में हम लोग सबको इनवाइट किया है ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट होते हुए देखे कि इंडिजिनस फेथ बिलीफ सिस्टम को हमको आगे कैसे लेके जाना। भाई सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? इस पे एक वही है सर ने जैसे बताया, क्योंकि अभी हम लोग एज हो गया तो कुछ साल के बाद हम भी, हमारा भी इंजन बैठ जाएंगे जी। तो युवा पीढ़ी ही तो इसको लेके जाना होगा जी। जो अपना फेथ को, कल्चर को, जैसे सर ने बताया, डॉक्यूमेंटेशन करके इसको आगे यूथ लोग ही इसको करना पड़ेगा। इसलिए इस बार ये इंडिजिनस फेथ डे में अधिकतर हम लोग यूथ को जागृति लाए हैं। जितना भी स्कूल से है उनको सबको बुलाया है कि यूथ लोग आके इसको सीखे। तो ये तो हुआ कि यूथ का जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी बात हुई। तो सर आपसे ये भी जानना चाहिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका योगदान किस तरह से होना चाहिए, इसमें आपकी क्या सोच है? बुजुर्ग के लिए हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, मैं तो सभी जगह में बोलता हूँ, आज का जो बुजुर्ग है उन लोग जानता है और यही हम लोग का ट्रेजर है। और ये जो जानने वाला आदमी लोग जो 1950, 1940 में जो जन्मा है, उनका पास में सारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उनका पास हम कहाँ से आया, हम कैसे मनाते थे, सारा ये जो सिस्टम का बारे में जानने का इनका उन लोग का पास में है। लेकिन वो इतना जल्दी अभी खत्म होते जा रहा है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलपमेंट होने जा रहा है। हमारा पास समय नहीं है। उन लोग शायद जिंदा रहेगा भी तो अभी 5 साल ही जिंदा रहेगा मैक्सिमम, उसका बाद तो वो आगे का पीढ़ी है खत्म हो जाएगा। वो पीढ़ी का जितना भी नॉलेज है उसको ट्रेजर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का जरूरी है। तो इसलिए हमारा ये युवा पीढ़ी को अभी इन लोग का पास सारा टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से भी आप रिकॉर्ड कर सकता है, कैमरा से भी रिकॉर्ड, ये बहुत सारा सिस्टम आप रिकॉर्डिंग कर सकता है। इनका जो जितना भी बातचीत है उसको रिकॉर्ड करना है और कभी कभार समय निकाल के उनसे पूछना है वो क्या करना है, कैसे था, वो सब पूछने से भी इन लोग भी इंटरेस्ट लेता है, बताना चाहता है, लेकिन उसको कोई साधन नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है। जो हमारा बच्चा युवा आज टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, वो गांव में जाके बूढ़ों लोग, जितना भी बूढ़ा बूढ़ी है, पुराना आदमी है, उससे मिले और उनसे जितना भी सके उनसे डॉक्यूमेंटेशन करे। लेकिन सर इस डॉक्यूमेंटेशन के दौरान बहुत सारे चुनौतियां, कठिनाइयां भी आएंगी। कठिनाइयां तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग है जो टाउन एरिया में नहीं रहता है, वो बहुत दूर दराज में रहता है, जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो ट्रेवल एक्सपेंसेस है, कोई एक महीना लग जाता है, कोई एक प्रोजेक्ट लिख के जाता है, उसमें आई थिंक थोड़ा सा सपोर्ट देना जरूरी होगा, नहीं होने से ये मुश्किल है। तो सर आप कहते हैं कि इसे प्रिजर्व करना जरूरी है, प्रमोट करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इसे प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, मेरा यही मानना है कि
हम लोग हमेशा बोलते हैं यू मस्ट प्रिजर्व योर ट्रेडिशन कल्चर, लेकिन प्रिजर्वेशन में आप देखिए कोई भी चीज, खाने का चीज को भी अगर आप फ्रीज में रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, खराब हो जाता है बाद में। तो प्रिजर्वेशन में कभी कभी भूल जाता है। प्रैक्टिस में हम हमेशा, आप भी देखिए खुद डेली जो आप करता है, जो प्रैक्टिस करता है वो हमेशा याद रखता है, लेकिन वही चीज अगर आप 1 साल के बाद में फिर करने की कोशिश करेंगे आप भूल जाता है। तो प्रैक्टिस ही एक समस्या, इसका जो साधन है, जो हमारा प्रॉब्लम है, इसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जो प्रिजर्वेशन में जो हम हमेशा बोलता है कि आपको प्रिजर्व करना है, क्या चीज को प्रिजर्व करेंगे? प्रिजर्व तो कर लिया, लेकिन कल को प्रिजर्व करके इसको कैसे करना है बताने वाला नहीं रह जाएगा, ये प्रिजर्वेशन इज मीनिंगलेस। इसलिए प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा। जी, तो इब्साप की बात करें तो इस इब्साप रत्न अवार्ड का भी कंस्टिट्यूट किया है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई सर आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये इब्साप रत्न अवार्ड ये अभी हम लोग हर साल नहीं 3 साल में एक ही अवार्ड देते हैं। जो हमारे जो इंडिजिनियस पेट मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा जिसने कंट्रीब्यूट किया हो जी, उनको हम लोग चार्ज कमेटी रखते हैं। चार्ज कमेटी ने नियुक्त करके उन लोग देखते हैं अमाउंट अरुणाचली या कोई बाहर से भी, उसको देख के उसको सिलेक्ट करते हैं। उसको ही हम लोग सिलेक्ट करके हमारा इब्साप रत्न अवार्ड हम लोग 3 साल में एक ही को देते हैं। तो सर अभी तक किन किन लोगों को ये अवार्ड दी गई है? पहले हमारा जो फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर ताइंयोरे, जो इब्साप जो शुरुआत में उन्होंने अध्यक्ष बना और वो बहुत किताबें लिखे इंडिजिनियस के बारे में, तो उनको चुन के उनको दिया। फिर दूसरी बार हमारे अध्यक्ष रहे वो विकास परिषद के भी अध्यक्ष थे नाबम मातुम जी। नाबम मातुम को हम लोग चुना कि वो उसका योगदान भी बहुत रहा। तीसरी बार अभी वो हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ताबा हरे, जिन्होंने बहुत इब्साप को बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया, तो उनको दिया। अभी इस बार हम लोग जो हमारे 30 तारीख को हमारे फाउंडेशन डे होते हैं सबके, तो उसी में हम लोग फिर तीसरे एक को अभी चार्ज कमेटी ढूंढ रहा है, उसको हम लोग नियुक्त करके हम लोग चुनेंगे। तो सर आपने 30 तारीख कहा, एग्जैक्टली जानना चाहता, 30 तारीख कौन सी महीने? दिसंबर का 30 तारीख। जी जी सर, तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, जो भाई तबाजी ने बोला वो ठीक ही बोला है जी। जो जिसने कंट्रीब्यूशन किया है इब्साप मूवमेंट के लिए, उनको ध्यान रखते हुए जो भी रेकमेंड करता है, सर्च कमेटी होता है और सर्च कमेटी जिसको रेकमेंड करता है उसको हम लोग अनाउंस कर देता है। तो सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप बहुत टूर भी किया, आपने बहुत सारे प्लेसेस गए, वहाँ पे लोग इंडिजिनियस फेथ को मानते हैं लेकिन वे बहुत अवेयर नहीं। तो अवेयरनेस दिलाने के लिए इब्साप क्या क्या कर रही है? वहाँ में ऐसा है अवेयरनेस, तो क्या इब्साप क्या कर सक रहा है आपके लिए, क्योंकि पहले भी बोला था कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब है, जब हम लोग गया था वालोंग में, मेयर ट्राइब है जो उनका पॉपुलेशन 500 है, 500 अराउंड है। तो वो अपना रीति रिवाज, अपना जितना भी ट्रेडिशन का बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट होने का बावजूद भी इन लोग ने अपना जो पुराना सिस्टम है उसको भी फॉलो करता है। तो ऐसे बहुत सारा ट्राइब है, छोटे छोटे ना ट्राइब है जो तागिन में है, वहां में भी गया, तक्षिंग में, लेमिकिंग में। ये जो जितने भी छोटे छोटे हम लोग का सब ट्राइब है, इनको बचाने के लिए, उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, ताकि कल को वो नहीं सोचे कि मैं अकेला रह गया हूं, मैं तो 500 पॉपुलेशन हूं, 1000 पॉपुलेशन, तो मेरा क्या होगा, उसको ये भय से निकालने के लिए हम लोग ने ये इब्साप बनाया है। तो हमारा ये है कि उनको आश्वासन दिलाने के लिए आपको कुछ डरना नहीं है, आपका कोई भी तकलीफ होगा हम हैं, आपका साथ में खड़ा रहेंगे। और वहां में हम जब गया है, हमें लगा कि वहां इंटीरियर में इनफैक्ट इन लोग बहुत अच्छा से जीलसली दे आर प्रिजर्विंग उनका ट्रेडिशन, कल्चर, फेथ को बहुत अच्छा से रखा है। हमें कुछ करने का जो हमें उल्टा जितना भी हम लोग यहाँ से गया देख के अच्छा लगा और बहुत खुश हुआ उन लोग का, जो आज तक उन लोग इतना बढ़िया से रखा है, जो हम ईटानगर या आपका ये आलोंग में हो या आपका दापोरिजो में अच्छा से नहीं रख पा रहा है, वही चीज इन लोग इंटीरियर में बहुत अच्छा से रखा। तो सर जैसे फोक टेल्स की बात करें, ओरल हिस्ट्री की बात करें, प्रोवर्ब्स की बात करें, ट्राइबल लैंग्वेजेस की बात करें, इसे प्रचार करना भी जरूरी है, प्रसार करना भी जरूरी है। फोक टेल्स, फोकलोर्स हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सुनते थे, हम लोग का माँ बाप, आज ये सचमुच में ये खोता जा रहा है। और आज पेरेंट्स का पास उतना समय नहीं है और बच्चों का पास भी उतना समय नहीं है। उन लोग सब ये मोबाइल उठाता है, फिर गेम्स में बिजी रहता है, कंप्यूटर में गेम्स में बिजी रहता है। माँ बाप का साथ संपर्क टूटता जा रहा है। और वो जो पहले जमाना में हम लोग का घर हुआ करता था, ट्रेडिशनल घर, उसमें एक मीटिंग प्लेस होता था। बच्चा जितना भी फैमिली है और जितना भी बाहर वाला आता है उसको भी एक मीटिंग प्लेस होता था। अभी जो मॉडर्न एज में
बच्चा अपना अपना रूम में है, पेरेंट्स मिलता है, वो ड्राइंग रूम में है, खाने का जगह है, डाइनिंग रूम है, ऐसा करके लाइफ हैज बिकम ए वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, जिसके वजह से ये जो हम लोग का स्टोरी टेलिंग है वो खत्म होते जा रहा है, फोक टेल्स, फोकलोर्स। तो इसको रिवाइव करना पड़ेगा, और रिवाइव करने का एक ही तरीका है, जो अभी हम लोग जो स्कूल पढ़ा रहे हैं, जो जॉनी पोलो कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट में, ये अभी वहां में हमेशा फोक टेल्स, फोकलोर्स, ये सब हर एक उनका सिलेबस में है। तो बच्चा अभी जो बच्चा है अभी वहां में पढ़ रहा है, दे आर वेल वर्स्ड विद देयर फोक टेल्स एंड फोकलोर्स। भाई सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसको अभी हर कम्युनिटी में आप देखिए, जो निशी में हो, तागिम में हो, गलो में हो, आदिम में हो, कंपटीशन, हम लोग ऑनलाइन कंपटीशन में हम लोग इसको प्रचार करते हैं। तो इसमें एज लिमिट हम कभी कभी रखते हैं जी। एज इतना यूथ एज को एक ग्रुप बनाते हैं और ओल्ड एज को एक ग्रुप बनाते हैं। उसी कंपटीशन में हम लोग जो पुराना फोकटेल, फोकलोर को हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो सर आने वाले दिनों में लोग इस ट्रेडिशन को, कल्चर को, एज ओल्ड हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो क्या इससे आने वाले दिनों में क्या टूरिज्म को भी कुछ बूस्ट मिलेगा? तो उस लाइन में हमको सोचना नहीं चाहिए कि टूरिज्म को, इनफैक्ट टूरिज्म ज्यादा आने से हमारा ट्रेडिशन कल्चर ही उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो काफी हमारा बच्चा लोग मॉडर्नाइज हो जाता है। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, टूरिज्म आना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उनको दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। हम दिल से करना पड़ेगा अपना ट्रेडिशन, कल्चर और फेथ को, और इंटेक रखना पड़ेगा। और इतना समय पहले भी बोलाता हूँ, थाउजेंड ईयर्स से चल के आया है, और हमने बहुत अच्छा से फॉलो करके आया है हमारा बच्चा, अभी हमारा ये जनरेशन तक। लेकिन मेरा जनरेशन में हमको बहुत तकलीफ हो रहा है आगे जनरेशन को पास ऑन करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ भूल चुका है और बीत चुका है, और इसको रिवाइव करना है। पता नहीं, ये मैं पहले ही बोला था, जब हम 2047 में इंडियन इंडिपेंडेंस का 100 साल मना रहा होगा, हमारा अरुणाचल का कितना लैंग्वेज, कितना ट्रेडिशनल कल्चर, ये सब खत्म हो चुका होगा। तो इसको बहुत हम लोग डीपली सोचना पड़ेगा, और ये मॉडर्नाइजेशन ही हम लोग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और पहले हम लोग जब जंगल में रहते थे, यही प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही मॉडर्न हो गया, रास्ता निकल गया, मोबाइल आ गया, गवर्नमेंट इतना सारा फैसिलिटी दे रहा है, गाड़ी आ गया, जिसके वजह से हम ज्यादा मॉडर्नाइज होने का वजह से ही हमारा अभी तकलीफ है जी। और फिर भी ऐसा तो नहीं बोल सकता है कि मॉडर्नाइजेशन हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, बट देन वी हैव टू लीव। वो जो एडजस्टमेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो सर आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन से, ये एडजस्टमेंट हुआ या तो जो बैलेंस होनी चाहिए, किस तरह बनाया जाए? मैं वही बोल रहा हूँ, जो अभी जो हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट करके जो एक स्कूल खोला है, दैट इज द ओनली बेस्ट। वही आंसर उसी में है, वहां में आपको बैलेंस कर रहा है। हमारा बच्चा वहाँ पुराना सिस्टम, जो एक ओल्डन डेज, जो 100 साल पहले हमारा निशी कैसे जीता था, कौन से विलेज में रहता था, आदि कैसे रहता था 100 साल पहले, साथ साथ वो पूरा उसमें ट्रेडिशन कल्चर पूरा सिखा रहे हैं। वहाँ बूढ़ा आदमी लोग आके सिखाता है, और फोक लोर्स, फोक टेल्स वगैरह वहाँ शाम को समझाता है। साथ ही साथ इन लोग मॉडर्न भी है। जो आपका सीबीएसई जो मॉडर्न सिलेबस है, जो बीकेबी पढ़ा रहा है, आपका जो निर्जुली में पढ़ा रहा है, ईटानगर में पढ़ा रहा है, वही सेम सिलेबस उनको भी पढ़ा रहा है। तो दे आर इक्वली मॉडर्न, दे आर इक्वली वेरी टैलेंटेड, एंड दे आर हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपको पढ़ा रहा है वो पूरा ले रहा है। साथ ही साथ दे आर अगेन लर्निंग देयर ट्रेडिशनल नॉलेज, जो 100 साल पहले कैसे हम जीते थे, क्या तरीका हम जीते थे, किस तरीके से हम जीते थे, खेती कैसे करते थे, हम पेड़ कैसे काटते थे, बहुत सारा चीज है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा देखने के लिए। जी सर, शुरुआत में आपने कहा था कि किस तरह तालुम रुगबो का जो इंडिजिनस फेथ को इंटैक्ट रखने में, प्रिजर्व करने में उनका योगदान रहा है। हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि उनका योगदान किस तरह का रहा है। देखिए, तालुम रुगबो जी और जैसा तुम्पा कहते हैं, उन लोग ने सोचा एक दिन ये मॉडर्नाइजेशन आने का वजह से हम भूल जाएंगे अपने जो इंडिजिनियस का कल्चर को। तो उन लोग मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि जैसा आपको मालूम है, हमारा पुजारी जो प्रीस्ट है, पहले प्रीस्ट बनता नहीं था, अपने आप से हो जाता था। जो दोनी पोलो का आशीर्वाद से प्रीस्ट जो है अपना से होता था। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन आने का बाद, क्योंकि हमारा उस समय में ऐसा था, लड़का का उठना बैठना अलग जगह है, लड़की लोग का उठना बैठना अलग। लेकिन मॉडर्नाइजेशन आने का वजह से एक ही साथ खाता है, पीता है, तो वो प्योरिटी खो गया है। प्योरिटी खोने का वजह से हमारा जो प्रीस्ट है वो कम हो गया। इसी वजह से हमारा रुगबो जी, उन लोगों ने सोचा, तो ये मॉडर्न आने का बाद अपना जो इंडिजिनियस फेथ है, जो अपना ट्रेडिशन है, खो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मूवमेंट शुरू किया कि यहाँ
हम लोग गंगी बनाना है, नामलो बनाना है, गंगिंग बनाना है। तो इसे शुरू करके उन्होंने गंगिंग में आना शुरू किया। जो प्रिस्ट लोग का जो है उसको लिटरेचर में लेके आया, किताबों में छपाए, छप के उसको उसी में प्रसार करने लगा। इसलिए रुक्बो जी का इसमें बहुत योगदान है। तो इसलिए उसका जन्मदिन पे हम लोग ये इंडिजिनस पेज डे मना रहा है। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इनका जो प्रयास बहुत अच्छा रहा और जिसके वजह से आज मूवमेंट शुरू हुआ है और इस मूवमेंट का वजह से गांगिंग बना, दोंजी पोलो नामलो बना, मेरेमेलो बना, ऐसा करके काफी सारा मूवमेंट आया। आज उस मूवमेंट का वजह से आरामफ्रास शुरू हुआ, तांगशा में भी। ऐसा करके अरुणाचल में एक मूवमेंट लेके आया कि आपको अपना इंडिजिनियस को बचाना है। ये मूवमेंट तगड़ा होते गया है और आज ये शेप लेके अभी हम लोग इंडिजिनस फेथ डे मनाता है। तो उनका कंट्रीब्यूशन हमारा ट्राइबल स्पेशली अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में बहुत योगदान रहा। तो सर हर एक अरुणाचली जो इंडिजिनस फेथ को मानते हैं या बाहरी लोग जो इंडिजिनस फेथ को मानना चाहते हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि ये फेथ बना रहे? इसमें देखिए, हम लोग का जितना भी ट्राइबल आदमी है और जो इंडिजिनस फेथ को मानता है, दे आर नेचर लवर। हम लोग नेचर को पूछते हैं। उस जमाने में हम लोग बहुत सारे ऐसे पेड़ था, हम लोग काटने के लिए डरता था। ये पेड़ काटेंगे तो हम लोग में काफी समाज में ये प्रॉब्लम होगा, हमारा फैमिली में प्रॉब्लम होगा। और हम लोग जानवर को भी हम लोग बहुत पूजा करके हम लोग जाता था कि आप जंगल में जा रहे हैं, हम लोग को थोड़ा आपका वहाँ हरिन या कोई भी चीज हम लोग जंगल ये शिकार करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करके हम लोग। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा मार के लेके आएंगे, जितना हम लोग सकता है उतना लेके और गांव में उसको बांट देते। लेकिन आज का दिन में बंदूक है, बंदूक लेके जाके आदमी लोग जस्ट फॉर डिफेंस दे आर किलिंग। तो ये जो बाहर वाला हम लोग को ये मदद कर सकता है, जो हम लोग का यहाँ में जितना भी जो अपना प्रिजर्वेशन के लिए जो काम उठा रहा है। बहुत सारा ऐसे ट्राइब है, मैं पहले ही बोला था, पॉपुलेशन बहुत कम है, चाहता है कि मेरा लैंग्वेज जिंदा रहे, मेरा भाषा जिंदा रहे। ऐसे जो एनजीओ है जिसका पास मदद करने की क्षमता है, वो आके ऐसे ऐसे ट्राइब को, उनका एनजीओ को मदद करे ताकि वो अपने बलबूते पे खड़ा होके अपना ट्रेडिशन, कल्चर और फेथ को जिंदा रख सके। तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको आज का इस इंडिजिनस फेथ डे में सबको शुभकामना देता हूँ और मेरे तरफ से आप सबको गुजारिश है, दरखास्त है कि आप अपना धर्म, अपना जो फेथ है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, इसको बहुत अच्छा से रखे और आप जो आपका पूर्वजों ने अभी तक आपको जो दे के आया है, ये आप आगे पीढ़ी, आपका बेटा, आपका पोते को आप सही सलामत इसको पास ऑन करिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है और इंडिजिनस फेथ डे को आप लोग जोर शोर से मनाइए। मेरा भी वही है जो आज इंडिजिनस फेथ डे के समय में सभी जितना भी हमारे अरुणाचल के लोग हैं उससे मैं यही अपील करना चाहूंगा, आप लोग भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में अपना अपना जो इंडिजिनस फेथ डे है, अभी देखिए इस बार दिल्ली में भी मना रहे बाहर में, क्योंकि उन लोग का सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और अपना जो पूर्वजों ने जो चीज रख के गया उसको प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे। थैंक यू। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इंडिजिनस फेथ डे और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इफ्साप के महत्व के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे इंडिजिनस फेथ डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इफ्साप के प्रेसिडेंट इंजीनियर कातुंग वाघे और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के VP हेडक्वार्टर्स श्री बाईताबा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।